जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीरदर्शी पथ में जाना आरआरबी एनटीपीसी का कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप इसी रिवीजन के तौर पर ही रखिएगा, एक बार आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देते हैं, सोगास्तु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो जापान का है। ठीक है, एनो नो कहाँ का है? ब्राजील का। नवरोज कहाँ का है? तो नवरोज किसका है? पारसी नववर्ष का ये त्यौहार है जो कि 20 और 21 मार्च को ये लोग मनाते हैं, पारसी वाले। चेटी चंद्र सिंधी नववर्ष है। और पोइला बैसाख कहाँ का? बंगाल का है, बंगाली नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, पोथांडू कहाँ का? तमिलनाडु का। नवरे कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। चेराओबा कहाँ का? मणिपुर का है। विशु कहाँ का है? केरल का है। गुड़ी पड़वा कहाँ का? महाराष्ट्र का। ये सब जितने हैं हर एक जगह का अपना अलग अलग नववर्ष त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो किसके कार्यों का वर्णन किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ठीक है, जब हमारे देश में इकोनॉमिक्स का आर्थिक संकट आ गया था तो उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे। तो ये वित्त मंत्री कब से कब तक रहे थे? 1961 से लेकर 1991 से लेकर 1996 तक इनका कार्यकाल था वित्त मंत्री का। इन्हें पद्म विभूषण मिला था कब? 1987 में। ये भारत के पीएम भी रह चुके, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो सन 2004 से लेकर सन 2014 तक रहे। इसके बाद 14 के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए थे। ठीक है, अनसेक्ट में काम किए थे इन्होंने 1966 से लेकर 1969 में। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कब रहे? तो 1982 से लेकर 1985 के बीच में ये आरबीआई के गवर्नर भी के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। आगे देखते हैं, प्रणब मुखर्जी की कौन सी पुस्तक है? द कोलिनेशन ईयर। नरेंद्र मोदी की कौन कौन सी पुस्तक है? सोशल हार्मोनी, एग्जाम वॉरियर, एडब ऑफ लव। लाल कृष्ण अडवाणी की कौन सी पुस्तक है? माई कंट्री माई लाइफ। स्मृति ईरानी की कौन सी पुस्तक है? लाल सलाम। इंदिरा गांधी की इंटरनल इंडिया। शरद पवार का ऑन माई टर्म्स। सीताराम येचुरी की कौन सी पुस्तक है? तो पीपुल्स स्ट्रगल। रामचंद्र गुहा की कौन सी पुस्तक है? इंडिया आफ्टर गांधी। कपिल सिब्बल की शेड ऑफ ट्रुथ। सुमित्रा महाजन की मातोश्री है, मातोश्री है। ठीक है, किसका है बुक? तो सुमित्रा महाजन की है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, एक मिनट। भारत के कृषि एवं किसान मंत्रालय ने प्रतिवर्ष खाली स्थान को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा किया था। तो राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पूछ रहा है यहाँ पर, बस सवाल घुमाया है। तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो दिवस है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो किसान मंत्रालय के द्वारा, कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा इसे चालू किया गया था। तो कब होता है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। इंटरनेशनल महिला दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। इंटरनेशनल बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को। देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, इंटरनेशनल बालिका दिवस। देखो यहाँ पर राष्ट्रीय और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, अंतर है दोनों में, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखो दादा साहब कौन थे? जो हमारे भारत की पहली जो फिल्म थी कौन सी थी? हरिश्चंद्र। तो उनके जो डायरेक्टर कौन थे? तो दादा साहब थे। तो उन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखित योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होता है? 1969 में होता है। तो प्रथम महिला कहें चाहे प्रथम व्यक्ति कहें, तो किन्हें ये मिला था? तो देविका रानी को मिला था। अब प्रथम महिला भी कह सकते हैं, अब प्रथम व्यक्ति भी कह सकते हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें मिला था। जब शुरुआत हुआ तभी उन्हें उसी साल मिला था। 1970 में किन्हें मिला? पहले पुरुष भी आप कह सकते हैं, BN सरकार को। ठीक है, तो पहले पुरुष पूछेगा तो आप BN सरकार बनाएंगे। अब पहले व्यक्ति पूछेगा, पहला महिला पूछेगा तो आप बताएंगे देविका रानी। पहले मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को मिला था। राशि क्या मिलता है? 10 लाख, एक स्वर्ण कमल मिलता है और एक सोल मिलता है। ठीक है, सन 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, ये 54वें नंबर के मिला था इन्हें। ठीक है, कब शुरुआत होता है? 1969 में होता है। आगे 5वां देखते हैं, UN के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। ये कब तक रहे थे? 1946 से लेकर 56 तक रहे हैं। देखो अगर आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप के पहले महासचिव कौन थे, तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के पहले महासचिव कौन थे? तो बुतरस धाली थे। पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? देखो कार्यकारी महासचिव कौन थे? तो ग्लेडविन जेब थे, जो कि 1945 से 46 तक रहे थे। 45 से 46 तक रहे, एक ही साल रहे थे। अब पहले महासचिव अगर पूछेगा तो आप त्रिगवेली आप बताएंगे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप
के पहले महासचिव कौन थे? तो आप बताएंगे बुतरस थाली थे। दो कार्यकाल के लिए पहले डैग हैम्सजोल्ड, जो कि विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी, इन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मरणोपरांत की श्रेणी में दिया गया था। किसे दिया गया था? डैग को दिया गया था। ठीक है, अगला देख तो। अब एशिया के पहले महासचिव कौन थे? तो यू थॉट थे, ठीक है, जो कि म्यांमार के रहने वाले थे। वर्तमान में कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस थे, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले। तो वर्तमान में यूएनए के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। और इसरो की स्थापना कब किया गया था? 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। जो नासा है, जो कि यूएसए का स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 29 जुलाई 1958 में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? केरल में है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। सारा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बाकी इसरो वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आगे जो अर्जुन, जो हमारा टैंक है, ठीक है, जो अर्जुन किसके द्वारा बनाया गया था? डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का जो अर्जुन है वो क्या है? तो युद्धक टैंक है, मतलब घातक टैंक है। अर्जुन क्या है? हमारा अर्जुन टैंक ही है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट कौन सा? दक्ष है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन से थे? आईएनएस अहिरन है। पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन से थे? आईएनएस साल्की 546, इसका पूरा नाम है आईएनएस साल्की 546। तो पहली स्वदेशी पनडुब्बी अगर पूछेगा तो आप बताएंगे आईएनएस साल्वी 546। और डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट पहला कौन सा था? तो आप बताएंगे दक्ष। ठीक है, और जो अर्जुन, जो हमारा टैंक है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था, ये क्या है? तो ये युद्धक टैंक है, मुख्य युद्धक टैंक है, मतलब घातक टैंक है भाई, दुश्मनों की वाट लगा देगा। सोच लो, दूसरा कुछ नहीं बोल सकते, बस इतना। 8वां देखो, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो 1792 में हुआ था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था? तो मैरी लेबान है, जो कि लंदन में क्लब है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में, देखो 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो जो अंग्रेज़ थे 1611 में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में खोला था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये अस्थायी था उन लोगों का कारखाना। अस्थायी कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ खोला था? तो 1613 में खोला था, सूरत में खोला था। और 1633 में कहाँ खोला था? उड़ीसा में खोला था, बालासोर, उड़ीसा के बालासोर में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एनी बेसेंट में नहीं होगा यहाँ, एनी बेसेंट नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने किसे सौंप दिया था? सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज था, इसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। फिर बाद में ये जो कॉलेज है किसे सौंप दी थी एनी बेसेंट ने? तो मदन मोहन मालवीय को सौंप दी थी। एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई महिला थी। अब देखो, एक मिनट, हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, इसकी स्थापना मैडम ब्लाटा वंसकी और कर्नल हैरनी ने किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इस सोसाइटी का न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना किया गया था 1875 में किया गया था। अध्यक्ष, इस सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1907 में बनी थी। यहाँ पर गलत लिखा, 1907 में बनी थी। आप इसे संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। और 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका कहाँ पर है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो चेन्नई में है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय में अगर पूछेगा तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताएंगे तो आप बताएंगे किसे? एनी बेसेंट को, जो कि 1917 में बनी थी। और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछता है, महिला में अगर पूछे तो आप बता देंगे सरोजिनी नायडू की। कब बनी? तो 1925 में बनी थी। तो 1917 एनी बेसेंट बनी, तो 1925 में कौन बना था? सरोजिनी नायडू। ये भारत की महिला थी, बाकी ये विदेश की थी। आगे देखते हैं, 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था, जो बनारस में बीएचयू है, इसे हम बीएचयू कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना कब किया था? तो 1915 में किया था, यानी कि बीएचयू की स्थापना किया था। जो ये यूनिवर्सिटी जब बना उसमें पहला भाषण, ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। उद्घाटन में आए थे इन्होंने, तो वो अपना पहला भाषण दिए थे, यहीं पर दिए थे अपना। इसे हटा दो, कोई मतलब नहीं। मदन मोहन मालवीय का न्यूज़पेपर इनका चलता था कौन कौन सा? इंडियन यूनियन और द लीडर चलता था। इन्हें जो महामना की उपाधि किसने दिया था? टैगोर जी ने दिया था। तो
मदन मोहन मालवीय के बारे में 3 चीज़ याद कर लो। 1915 में बीएचयू की स्थापना किए थे, इनका न्यूज़पेपर चलता था इंडियन यूनियन और द लीडर। इनको महामानव उपाधि किसने दिया था? टैगोर जी ने दिया था। और जब ये यूनिवर्सिटी बनाए थे तो उसमें जो उद्घाटन के दौरान जो स्पीच दिया जाता है, भाषण दिया जाता है, किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी का पहला भाषण भी यहीं पर अपना दिए थे। 11वां देते हैं, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो किसने मदद किया था? डेविड हेयर ने किया था। डेविड हेयर की सहायता से ही 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। यंग भंग आंदोलन का जनक कौन है? तो डीरो जियो है। गजब नाम है भाई, डीरो जियो है। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय के बारे में समझो, बहुत काफ़ी लंबा इनका इतिहास है भाई। ठीक है, राजा राम मोहन, इनका जन्म कब होता है? तो 1772 में। इनका मृत्यु कब होता है? 1833 में। कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में होता है, ब्रिस्टल, वहीं पे इनका समाधि है। तो इनका जन्म 1772, इनका मृत्यु 1833 में। 1815 में आत्मी सभा बनाई थी इन्होंने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इनकी पहली पुस्तक क्या थे? तूफत उल मुआउद्दीन। बंगाली अखबार क्या था? संवाद कौमुदी। 1821 में खोले थे। पहली फारसी अखबार इनका क्या था? मीरात उल था, ये 1822 में। 1821 में बंगाली अखबार इन्होंने चलाया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किए थे? 1885 में। सती प्रथा का अंत 1829 में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इतना याद कर लो। राजा राम मोहन राय के जन्म 1772, मृत्यु 1833 में। 1815 में आत्मी सभा बनाए थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनकी पहली पुस्तक कौन थी? तूफतुल मुहाउद्दीन। पहली अखबार कौन थी? बंगाली अखबार कौन थी? संवाद कौमुदी। फारसी अखबार कौन सा था? मीरात उल था। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किए थे? 1885 में किए थे। सती प्रथा का अंत कब किए थे? 1829 में किए थे। इनका मृत्यु कब हो गया था? 1833 में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में देसी ना भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि जो वर्नाकुलर एक्ट आया था प्रेस के लिए, किसने पेश किया था? तो लिंटन ने किया था। ये काफ़ी दोगलेबाज इंसान था। ठीक है, देखो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1876 से लेकर 80 के बीच में इसका कार्यकाल था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में इसकी कार्यकाल के बीच में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। इसे वापस कब ले लिया गया था? 1882 में ले लिया गया था। और शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में। इसे वापस कब ले गया? 1882 में। आप इन दोनों को याद रख लेना। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम उसी समय आया था। सिविल सर्विस एग्जाम में जो 21 वर्ष था उसे घटाकर 19 कर दिया गया था। ये सोचता था कि अब इसमें भारतीय शामिल नहीं होंगे, जितना कम कटा देंगे भारतीय आ नहीं पाएंगे। टारगेट बनाया था, मतलब ये प्रेस आया था अधिनियम किस, मतलब सभी प्रेस वालों को बनाया था, न्यूज़पेपर वालों को जो उनका प्रेस चलता था, पर सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया था सोम प्रकाश अखबार को बनाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा था अब वापस किसने लिया? रिपन, काफ़ी अच्छा माना जाता है इसे। देखो ये जो रिपन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम, इसे वापस ले लिया था कब? 1882 में ले लिया था। ठीक है, इसका रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 84 तक चला था। प्रथम कारखाना अधिनियम खोला था 1881 में। अल्बर्ट बिल 1833 में आया था। अल्बर्ट बिल क्या है? जो यूरोपीय मुकदमा चलेगा उसमें भारतीय भी जज अपना सुनेंगे चाहे रखेंगे, ये अल्बर्ट बिल है, काफ़ी अच्छा इसमें था। पहले नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ये देखो सवाल कई बार पूछ चुका, किसके कार्यकाल में हुआ था? रिपन के समय हुआ था 1881 में पहली नियमित जनगणना। अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? किसको? रिपन को माना जाता है। हल्टर कमीशन कब बना था? तो 1882 में बना था। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 13 अप्रैल 1952 में हुआ था। पहला सत्र क्या था? पहला सत्र कब चला था? 13 मई 1952 को। 23 अगस्त 1952 को, सॉरी 1952 यानी कि 1954। कभी कभी क्या होता है ना कि इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए इंग्लिश में बोल देते हैं, कभी डेट गलत ना हो जाए। तो 1954, 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम दिया गया था। इसका पहला नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। पहले उपसभापति कौन थे? एस बी कृष्ण मूर्ति राव थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण क्या थे? पहले राज्यसभा के सभापति थे। उपसभापति कौन थे? एस बी कृष्ण मूर्ति थे। क्वेश्चन नंबर 14, कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो एम अनंत शयनन थे। ठीक है, पहले डिप्टी स्पीकर भी थे। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जी वी मावलंकन थे, जो कि 1992 से लेकर 56 तक रहे थे। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था लोकसभा के पद पर? तो बलीराम भगत थे। सबसे युवा कौन थे? JMC बाल योगी थे। पहले दलित भी यही थे। पहले महिला कौन थी लोकसभा अध्यक्ष? तो मीरा कुमार। कब थी? 1909 से लेकर 14 तक ये लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला भी यही थी, मीरा कुमार। दूसरी महिला कौन थी? सुमित्रा महाजन। आगे
15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने से संबंधित में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 78 है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के बारे में। आर्टिकल 75 पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पीएम को आप चुनते नहीं हो, पहली बार पीएम को नॉमिनेट किया जाता है, जो हमारे लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता जाते हैं वही चुनते हैं कि हमारे बहुमत दल के नेता ही बनेंगे, तो पीएम बनते हैं लोकसभा में। अब विधायक जो लोग होते हैं वो जो होते हैं विधायक जो लोग होते हैं वो सीएम को फेस करते हैं, चुनते हैं। आर्टिकल 51 में क्या है? 51 के 1 में क्या है? तो मंत्रिपरिषद जो मंत्री लोग रहेंगे लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे, इसमें प्रधानमंत्री का भी शामिल है। ठीक है, यानी कि जो हमारा इस समय लोकसभा कितनी सीटें 543 है, याद कर लेना। बहुत लोग 543 है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। 545 नहीं है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन था वो समाप्त हो गया, तो 543 ही वर्तमान में हमारे लोकसभा के सांसद लोग अध्यक्ष हैं, यानी कि लोकसभा वाले के सदस्य हैं। तो इसका 15% निकाल दोगे तो उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनने चाहिए बस। आर्टिकल 75 के 2 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पसंद पर होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं राष्ट्रपति के ही इच्छा पर ये चुनते हैं, पर मेन सारा काम कौन को देखता है? प्रधानमंत्री देखते हैं। प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं किसको किसको बनाता है, बस औपचारिक काम करते हैं, सिग्नेचर मारते हैं राष्ट्रपति साहब। ये बात कहा भी गया है आर्टिकल 77 में कि समस्त कार्य भारत सरकार, आर्टिकल 77 राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। आर्टिकल 75 में 3 में क्या है? जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होते हैं किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह तो धर्मोस्तु जय, यानी कि धर्म। सोच लो ये कहाँ से लिया गया? तो महाभारत से लिया गया है। इसकी पहली बैठक कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में पहली बैठक हुआ था। और फेडरल कोर्ट की स्थापना कब? 1937 में हुआ था। सबसे कम समय तक सीजी कौन थे? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वो थे तो कमल नारायण थे, केवल 17 दिन थे। सबसे लंबे समय तक कौन थे? तो वाई भी चंद्रचूड़ थे, 7 वर्ष तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 आगे। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? जो हमारे चट्टानें उनके पिघलने से भूकंप जो उत्पन्न होता है उस भूकंप को क्या कहा जाता है? तो विवर्तनीय भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। अब देखना द्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखना पूरा अच्छे से बता दे रहा हूँ अभी। देखो बोर्नियो द्वीप जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ता है। मेडागास्कर द्वीप मेडागास्कर में पड़ता है। ठीक है, सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया में पड़ता है। जावा द्वीप है इंडोनेशिया में पड़ता है। लूजोन प्लस मिंडानाओ द्वीप कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। ये सभी कहाँ पड़ते हैं द्वीप? तो हिंद महासागर में पड़ते हैं। बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, जावा, लूजोन। सुमात्रा और जावा जो मुख्य रूप से द्वीप हैं इंडोनेशिया के, ये सब द्वीप को मिलाकर ही इंडोनेशिया देश बना है। कई सारे 4-5 द्वीप हैं। ठीक है, तो जिसमें से इंडोनेशिया का प्रमुख सुमात्रा और जावा है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही, पर कई सारा द्वीप है ना, कई सारे 4-5 द्वीप है। कुछ एक द्वीप पर अत्यधिक मुसलमान है, ऐसा नहीं कि हर एक द्वीप पर मुसलमान ही है। देखो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड है। अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आओगे तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ पर हमारा अमेरिका पड़ता है, यहाँ पर कनाडा पड़ता है, कनाडा के बगल में ही यहाँ पर ग्रीनलैंड पड़ता है, जिसका अधिकार ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का, जो हमारे यूएसए के राष्ट्रपति साहब बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कहते हैं कि हम इसको लेकर आएंगे, जबकि डेनमार्क का इस पर अधिकार है। कहाँ पड़ता है? अगर स्थिति देखोगे अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड पड़ता है। इसका क्षेत्रफल देखोगे तो इतना है ना, 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 21,75,600 किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है किसका? ग्रीनलैंड का। सबसे बड़ा द्वीप यही है। हांसू द्वीप कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है ये। ठीक है, नहीं हांसू द्वीप, ठीक है, हांसू द्वीप पर किसका अधिकार है? जापान का है, जापान का ही हांसू द्वीप है। ये पड़ता कहाँ पर? इसका अगर लोकेशन देखोगे तो प्रशांत महासागर में पड़ता है। न्यू गिनी जो द्वीप है पापुआ न्यू गिनी का ही, पापुआ न्यू गिनी एक देश है, इसी का द्वीप है, ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा ये देख लेना। बाकी हांसू यूनो अब जो हिंद महासागर का, क्योंकि हम लोगों का अपना महासागर है हिंद महासागर, तो आप अच्छे से उसको देख लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 19। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो जावा गर्त है, जिसका अन्य नाम का है सूडा गर्त है। इसकी गहराई देखोगे तो 8,192 मीटर है हिंद महासागर में। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसकी गहराई देखोगे तो 11,022 मीटर है। सिकेन टोगा है, इसकी 10,800 मीटर गहराई प्रशांत महासागर में पड़ता है। पर यहाँ पर पूछा था कि हिंद महासागर, अगर विश्व का सबसे पूछेगा तो मैरियाना ट्रेंच ही बताएंगे। यूटोरिको गर्त जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है, एस आकार के, जो अटलांटिक महासागर एस आकार के महासागर में पड़ता है। आगे
हाँ, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जल डमरू मध्य यानी कि जो जल संधि होता है उसका नाम बताइए। ऐसा कौन सा जल संधि है, जल संधि का नाम बताइए जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो डोमर जल संधि है। पाक जल संधि जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, ये किसी और किसे जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला कौन सा है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी कौन जोड़ता है? तो पाक जल संधि। बाल उल मंदेव जो जल संधि है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। अगर आप देखेंगे ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, सॉरी ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा एशिया है, तो यहीं पर पड़ता है लाल सागर। उसके जस्ट नीचे आ जाओगे तो हमारा कौन पड़ता है? अदन की खाड़ी पड़ता है, इसको जोड़ता है। आगे सुडा जल संधि जावा और हिंद महासागर, जो जावा द्वीप है किसका जावा द्वीप है? इंडोनेशिया की है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी उपाय अपनाए जाने की संभावना है? तो रेपो दर की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हो गया था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। ओरिएंटल बैंक यूनाइटेड जो बैंक है इसका किस में होता है? पीएनबी पंजाब में होता है। सिंडिकेट बैंक का केनरा में हो गया था विलय। आंध्र बैंक का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम बताइए। तो 1717 में कौन सा बैंक की स्थापना किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। ठीक है, कब हुआ था? 1717 में। और 1832 में बंद भी हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में था। 1806 में इसका बैंक ऑफ कोलकाता बन गया था। यहाँ पर देखो, कौन जनता के पास मौजूदा मुद्रा को दर्शाता है? जो हम लोगों के पास जो मुद्रा रहती है ना, मतलब क्या दर्शाता है? तो M1 है। हम तो पहली बार पढ़ाएं सर, तुम जाने M1 ये तरलता भी ये भी दर्शाता है। ठीक है, M2 जो M2 है जो मुद्रा है, तो M1 प्लस जो जनता के पास है प्लस डाकघर के बचत में खाता है, ये M2 दर्शाता है। M3 M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली समाधि जमा राशि को दर्शाता है। M4 M3 प्लस डाकघर बचत सेवा। M3 में कौन करना था? M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली समाधि जमा राशि। कितना लंबा बस याद कर लो भाई किसी तरह। 25वां देख लो, आखिरी क्वेश्चन हमारा है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आया था। थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ पीढ़ी में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल। सिक्स पीढ़ी में AI। अब देख ही रहे हो AI का जनरेशन, यही हमारा सिक्स पीढ़ी है। हर एक साल मतलब हर एक पीढ़ी में जो आता है वो कुछ ना कुछ बदलते ही जाता है। अब AI का इतना खतरनाक जमाना आ गया तो भाई कुछ भी हो जाता है, क्या से क्या हो जा रहा है। ठीक है, जय हिंद।